हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। बच्चों, हर रोज आपकी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की हिंदी की क्लासेस होती रहेगी। कल भी हुई थी क्लास नंबर 1, जिसमें हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि आपको चतुर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे, और इसमें हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की हिंदी को भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे, क्योंकि हिंदी आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो थर्ड सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर में है। तो आप अगर थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट नहीं होते हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप प्रमोट हो जाते हैं तो और भी अच्छी बात है, आप डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर देंगे तो उसमें आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की यह क्लास विराम चिन्ह के बारे में होने वाली है। विराम चिन्ह का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, क्या विराम चिन्ह का अर्थ होता है, उदाहरण सहित हम इस वीडियो में समझेंगे। सिर्फ एक वीडियो में आपका विराम चिन्ह टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपसे एक शिकायत रहती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अभी भी 53% प्रशिक्षु ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ कर लीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, आप सभी अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिए। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वहां से वो काम नहीं करता है तो आप ऑनलाइन शिक्षण सर्च करना, SHAN आप सर्च करना टेलीग्राम पर, तो आपको सबसे पहले ही मिल जाएगा। 8000 प्लस इसमें मेंबर जुड़े हुए हैं। तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। चलिए लिखना प्रारंभ करते हैं। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है। थोड़ा बहुत रुकना पड़े, जिससे भाषा का अर्थ। बच्चों, राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो मैं बोल भी रहा हूँ, आप कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। जिससे भाषा स्पष्ट या कह सकते हैं हम कि भावपूर्ण, यानी इस विराम चिन्ह के माध्यम से हमारे वाक्य का अर्थ पता चलता है कि वाक्य कहना क्या चाह रहा है, बिल्कुल शुद्ध। तो इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। अर्थ का पता चले इन्हीं विराम चिन्ह कहा जाता है। आप सभी नोटबुक में नोट करते हुए चलिए। भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है, उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। यानी वाक्य में बीच में या लास्ट में प्रयोग किया जाता है इन विराम चिन्ह का। आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आप भी अपनी नोटबुक में उदाहरण सहित लिखना, क्योंकि आपके एग्जाम में उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, रोको मत
जाने, जाने दो। ठीक है गाइस, इस सेंटेंस में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, लास्ट में हुआ है, तो अंत वाला देखेंगे बाद में। पहले जो बीच में प्रयोग करने पर अर्थ अलग कर देते हैं उसको समझेंगे। जैसे मैं इसी सेंटेंस को एक बार फिर से लिखता हूं, ध्यान से देखना। रोको मत जाने दो। अगर मैं अल्प विराम का प्रयोग यहां पर कर दूं रोको के बाद, तो आपको इसका अर्थ समझ आ गया होगा कि रोको मत जाने दो, यानी उसको रोक लो, मत जाने दो। अगर मैं इस चिन्ह का प्रयोग यानी अल्प विराम का प्रयोग दूसरी जगह करूं, जैसे मैं दोबारा से सेंटेंस लिखता हूं, रोको मत जाने दो। अगर मैं इसका यहां प्रयोग कर दूं अल्प विराम का, तो इसका अर्थ है कि उसे रोको मत जाने दो। ठीक है गाइस, इसका मतलब है उसे रोक लो, मत जाने दो। आप सभी इन विराम चिन्ह का प्रयोग समझ गए होंगे कि इन्हीं के माध्यम से हमें सही अर्थ का पता चलता है। वाक्य के सही अर्थ का पता हमें विराम चिन्ह के माध्यम से पता चलता है। ठीक है गाइस, आप समझ गए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह एक कवि ने बताया, उनका नाम है श्री कामता। आपका एक नंबर में पूछ लिया जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कामता प्रसाद गुरु। यही है जिन्होंने विराम चिन्ह की संख्या 20 मानी है, यानी जो विराम चिन्ह होते हैं उनकी संख्या 20 है। श्री कामता प्रसाद गुरु याद रखना, इन्होंने ही इनकी संख्या 20 बताई है। तो चलिए कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है पूर्ण विराम। आप हेडिंग डालिए, फर्स्ट पूर्ण विराम। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, या पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है? बताइए बच्चों। पूर्ण विराम को सिर्फ विराम भी कहा जाता है। इसका चिन्ह खड़ी पाई के जैसा होता है, इस तरीके का, जैसे हमने अभी यहाँ पर सेंटेंस में प्रयोग किया था, ये वाला, ये सीधा होता है, खड़ी पाई। बताइए विराम मतलब पूर्ण विराम का प्रयोग क्यों किया जाता है? पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरीके से रुकना या ठहरना। आप लिख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है किन्हीं भी 5 विराम चिन्ह के बारे में लिखिए उदाहरण सहित। तो मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप लिख लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन विराम चिन्ह को आज हम इस वीडियो के माध्यम से खत्म कर लेंगे। अर्थ लिखिए, अर्थ क्या होता है? पूरी तरह रुकना या ठहरना, रुकना या ठहरना। जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है तो उसके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये लैंग्वेज मुझे लिखनी पड़ेगी या आप लिख लेंगे? चलिए मैं लिख देता हूं, अगर आपको वीडियो स्लो लगती है तो आप फास्ट कर लेना। चलिए लिखिए, जब कोई वाक्य, बच्चों वैसे इन हैंड रिटन नोट्स की आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसी पेज की जो मैं लिख रहा हूं। आप बेफिक्र रहिए, बस क्लास को लास्ट तक देखिए। जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है तो उसके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है।
आप लिख लीजिएगा, उसके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। कैसे? उदाहरण देखिए। उदाहरण में जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो वाक्य पूरा हो गया, तो यहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। एक उदाहरण और लिख लीजिए। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। बच्चों एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया है, क्योंकि राष्ट्र नहीं, हम इसको राज्य भाषा कहेंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो आप वहां पर भी सही कर लीजिए। हिंदी हमारी राज्य भाषा है। हिंदी हमारी राज्य भाषा है, एक नंबर में पूछा भी जा सकता है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया वाक्य, तो बाद में पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया गया। ये पूर्ण विराम है, इसका चिन्ह खड़ी पाई के जैसा होता है। नेक्स्ट विराम चिन्ह पढ़ते हैं, अर्ध विराम। नेक्स्ट आ जाता है अर्ध विराम। अर्ध विराम। अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बताइए जल्दी। अर्ध विराम का प्रयोग किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्यों होने पर उन्हें अलग अलग रखने पर प्रयोग किया जाता है। यानी पूरा एक वाक्य है, उसको अलग अलग करने के लिए स्वतंत्र वाक्य को अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम का चिन्ह होता है ये, यानी यहाँ पे ऐसे, और ये अर्ध विराम का चिन्ह होता है। तो इसके बारे में भी लिख लीजिए। किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने के लिए होता है। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण जैसे बच्चों उदाहरण देखते हैं। हम पहले सोच विचार कर योजना नहीं बनाते, इसलिए हमारे लक्ष्य पूरे नहीं होते। तो लिखते हैं, हम पहले सोच विचार कर, बच्चों बात नहीं, आप सभी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। वीडियो खत्म होने पर आप कमेंट करिए, आपके कमेंट अगली वीडियो में ले लिए जाएंगे। ऐसे कमेंट देखने में डिस्टर्ब होता है। हम पहले सोच विचार कर योजना नहीं बनाते, इसके बाद बनाते के बाद अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। अर्ध विराम, इसीलिए हमारे लक्ष्य पूरे नहीं होते। हैं तो बच्चों अर्ध विराम का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, क्योंकि ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है और ये भी। हम पहले सोच विचार कर योजना नहीं बनाते, ये एक स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन एक ये पूरे वाक्य के अंतर्गत दो स्वतंत्र वाक्य हैं। तो इनको दर्शाने के लिए
अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है अर्धविराम का। जो अर्धविराम है ये अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक ठहराव लेता है, यानी अधिक समय लगता है अल्प विराम के मुकाबले। अल्प विराम के मुकाबले थोड़ा अधिक समय लगता है अर्धविराम में। इसके बाद थर्ड पढ़ते हैं अल्प विराम। आपको पता चल जाएगा अल्प विराम में कितना समय लगता है। थर्ड आ जाता है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह कमेंट बॉक्स में आप बताइए कैसा होता है। बताइए बच्चों। तो अल्प विराम का चिन्ह इस प्रकार का होता है, इसको हम कोमा भी बोल सकते हैं। अर्थ क्या होता है, यानी थोड़ी देर या कुछ समय के लिए ठहरना या रुकना ही अल्प विराम है। आप बना सकते हैं, लिख लीजिए। आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना पेपर में। थोड़ी देर या कुछ समय के लिए ठहरना या रुकना अल्प विराम का काम होता है। अल्प विराम का चिन्ह आपने देख ही लिया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। हर संडे को आपका टेस्ट होता है सभी विषय का, तो आप उसको भी देखना न भूला करिए। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जिन वाक्यों में वह, यह, तो, या, अब आदि शब्दों का लुप्त हो जाए, यानी ये शब्द न हो, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाता हूँ। उदाहरण लिखते हैं। मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर यह, वह, तो, या, अब ऐसा कोई भी शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग कर दिया गया है। यानी जहाँ पर इन शब्दों का लुप्त हो जाए, ये शब्द लुप्त हो जाए, वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट विराम चिन्ह पढ़ते हैं। विराम चिन्ह नंबर 4, अपूर्ण विराम। चिन्ह होता है इस प्रकार का। इस चिन्ह को कामता प्रसाद गुरु ने विसर्ग भी माना है, यानी जो आपसे विसर्ग पूछ लिया जाए तो वो भी यही चिन्ह होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे नाटक लेखन में उसका अगर किसी लेखक का नाम दिखाया गया हो या बताया गया हो, तो उसके नाम के आगे अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण सहित समझते हैं। जैसे विभीषण, जो थोड़ा गलत हो गया है, विभीषण विसर्ग का प्रयोग किया गया। इसके बाद हमें राम से युद्ध नहीं करना चाहिए। हमें राम से युद्ध नहीं करना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि विसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी अपूर्ण विराम चिन्ह को ही विसर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं नंबर 5, प्रश्न चिन्ह।
आप सभी जानते ही होंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जिस भी वाक्य में आप प्रश्न कर रहे हैं उसी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सिंपल है, तो आप लिख लेंगे। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूं थोड़ा। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। आपने क्वेश्चन किया कि तुम कहाँ जा रहे हो, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा क्योंकि आपने क्वेश्चन किया है, आपने पूछा है। इसी चिन्ह को प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, आप सभी को पता होगा। नंबर 6 देखते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइन भी कहा जाता है। प्रयोग कहाँ किया जाता है इसका, आप बताइए। आश्चर्य, हर्ष, विषाद, लिखते हुए चलिए। आश्चर्य, हर्ष, विषाद, या कह सकते हैं कि घृणा आदि भाव को व्यक्त करने के लिए इन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जहां पर हम इन विचारों का प्रयोग करते हैं उनके अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, अभी मैं जो कहने जा रहा हूं, उदाहरण जैसे आप बोलते हैं, मित्रों मैं अभी जो कहने जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं। ठीक है गाइस, तो आपको समझ आ गया होगा विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसमें हमें आश्चर्य हो, हर्ष हो, विषाद हो, घृणा हो, उन्हीं शब्दों के बाद में हम इसका प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। जैसे अरे वह मर गया। तो इस तरीके के सेंटेंस में भी आपको एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का प्रयोग करना है, यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करना है, जिसमें आश्चर्य, हर्ष, विषाद, घृणा का आपको अभाव हो, उसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। चलते हैं नेक्स्ट विराम चिन्ह की तरफ। 7 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, या इनको कह सकते हैं हम अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह प्रयोग इनका कहाँ किया जाता है, जल्दी बताइए। ये 2 प्रकार के उद्धरण चिन्ह होते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम इनको इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है गाइस, तो बताइए जल्दी कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। यह विराम चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपके सामने शो कर दिए हैं। एक इस प्रकार के और सेकंड इस प्रकार के। इसको बोलते हैं
एकल अवतरण चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है इनका? किसी वाक्य के एक अंश अथवा शब्द के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यानी एक पूरा अगर आपने सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें किसी भी शब्द को आपको इन्वर्टेड कोमाज में लेना है तो इनका प्रयोग किया जाएगा। अगर एक शब्द को लेना है, अगर आप पूरे सेंटेंस को किसी के द्वारा कहे गए पूरे सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तो आपको युगल अवतरण चिन्ह का प्रयोग करना होगा। युगल मतलब जोड़े। युगल अवतरण चिन्ह का प्रयोग करना होगा। किसी का कही हुई बात या कोई मुहावरा या किसी के द्वारा कहा गया कोई सेंटेंस, उसका हम प्रयोग करते हैं तो युगल कोमा का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 8 योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हम जो भी आपके चतुर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है वही हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे तो पढ़ने को बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वही हम इसमें कराएंगे। योजक चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला आप सभी ने देखा होगा। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? जैसे लाभ, हानि, दो, दो, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति, ऐसे सेंटेंसों में प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह का। आप सभी अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। कहीं तुलना करनी हो, जैसे चांद सा, वहां पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। धन दौलत। बच्चों एग्जाम्पल भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। विलोम शब्द होते हैं ना, जैसे विलोम शब्द के बीच में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उल्टा, पुल्टा, मैं लिख देता हूं उल्टा, पुल्टा। उलट पलट भी कह सकते हैं। जो विपरीत शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, उनके बीच में भी योजक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं विराम चिन्ह नंबर 9 निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह ये किस प्रकार का होता है? इस तरीके का। इसको इंग्लिश में डैश भी कहते हैं। डैश प्रयोग कहाँ किया जाता है? कथन की स्पष्टता के लिए निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया जा सकता है। यानी किसी के द्वारा अगर कथन बोला जाता है, उसको स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण सहित समझते हैं। जैसे एक राम है, एक श्याम है, तो यहां पर जो प्रयोग किया जाएगा वो डैश का किया जाएगा। किस चीज का? डैश। जैसे राम ने कहा तुम कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? श्याम ने उत्तर दिया मैं दिल्ली में रहता हूं। इस तरीके के जो चिन्ह होंगे उसको ही निर्देशक चिन्ह कहा जाएगा। आप सभी इसका उपयोग भी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं विराम चिन्ह नंबर 10। बच्चों अगर आपको क्लास हेल्पफुल लग रही है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए अपने क्लासमेट के साथ। इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाघव चिन्ह
इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? आप सभी बताइए। किसी बड़े शब्द को छोटे रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी बड़े शब्द को छोटे रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। जैसे बड़ा शब्द कैसा होता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर एक बड़ा शब्द है। अगर इसको हम लाघव चिन्ह लगाकर लिखें तो आप कैसे लिखेंगे? डा को इस तरीके से और यहां पर लगा देंगे लाघव चिन्ह, डॉक्टर। जैसे आपने लिखा भी होगा या देखा होगा पुल्लिंग, बड़ा शब्द है लेकिन हम पुल्लिंग इस तरीके से भी लिख देते हैं। तो ये जो चिन्ह होता है इसे ही हम लाघव चिन्ह कहते हैं। आप सभी ने समझ लिया होगा और कॉपी में नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट विराम चिन्ह 11, विवरण चिन्ह। बच्चों क्लास थोड़ा लंबी हो गई है लेकिन आज इसको फिनिश कर देंगे। 5-7 मिनट की क्लास बची है। विवरण चिन्ह इस तरीके का होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी कथन का विचार करना, यानी किसी कथन का विचार करना या उसका अर्थ स्पष्ट करना या विश्लेषण करना, व्याख्या करना। तो इन ही चिन्ह मतलब जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है इसे ही विवरण चिन्ह कहा जाता है। आप लिख सकते हैं विश्लेषण करना या व्याख्या करना या किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करना, स्पष्ट करना। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विवरण चिन्ह का। नेक्स्ट आता है कोष्ठक। कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह भी 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों की अलग अलग महत्व है। छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे वीडियो में आगे। और लास्ट आ जाता है 13वां, तुल्यता सूचक चिन्ह, यानी जहां पर तुलना की जाए वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुल्यता सूचक चिन्ह इस प्रकार का चिन्ह होता है। सामान्यतः सूचित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बच्चों विराम चिन्ह की क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार रिवीजन करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऑनलाइन शिक्षण टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप देख सकते हैं। पूरी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। आपको मैं 12-13 विराम चिन्ह के नाम बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। पूर्ण विराम का चिन्ह आप मुझे बताइए, अर्ध विराम का, अल्प विराम,
प्रश्नवाचक चिन्ह। आज आपने जो पढ़ा उसका ये टेस्ट ही समझ लीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह या विराम भी कह सकते हैं, चलिए चिन्ह ही करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। नेक्स्ट आ जाता है उद्धरण चिन्ह। अभी मैं क्वेश्चन नंबर भी डाल दूंगा। उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक, हंस पद। ये बच्चों मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई हम सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें कोई भी एक शब्द छूट जाता है, उसको इस तरीके से यहाँ पर करके हम लिख देते हैं। जैसे ये सेंटेंस है तो इस तरीके से लिख देते हैं यहाँ पर वो सब, तो इसे ही हंस पद कहते हैं। ये तो चलो मैंने आपको बता ही दिया। इसका चिन्ह इस प्रकार का होता है। और लाघव चिन्ह, चलिए बच्चों देखते हैं कितने क्वेश्चन हो गए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 इसको नहीं काउंट करते क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये वाला 10। देखते हैं आज का आपका स्कोर कितना रहा। 10 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम वर्णमाला टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। वर्णमाला, ठीक है गाइज। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 10 बजे, आना नहीं भूलना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं इनका आपको उत्तर भी बता देता हूँ। पूर्ण विराम का चिन्ह होता है खड़ी पाई इस तरीके से। अर्ध विराम का चिन्ह ये होता है अल्प विराम। ये प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, विस्मयादि चिन्ह और उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एकल और 2 वाले। योजक चिन्ह इस तरीके का, निर्देशक चिन्ह इस तरीके का होता है लंबा। कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं, ये यहाँ पर नहीं है, ऐसे और ऐसे। लाघव चिन्ह इस तरीके से जैसे डॉक्टर में लिखते हैं शॉर्ट बनाने के लिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। आज की वीडियो में हमने डीएलएड 3rd सेमेस्टर एवं 4th सेमेस्टर में आने वाले विराम चिन्ह को पढ़ लिया है। आशा है मुझे आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। आप अपना सपोर्ट करिए, प्यार ऐसे ही करते रहिए।